हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम प्रैक्टिस सीरीज, जिसके प्रत्येक सेट में आपके 40 क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है, जिसमें 20 क्वेश्चन सामान्य जीके के और 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल के मेंशन किए गए हैं। यह प्रैक्टिस सीरीज आपके लिए मेंस के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, उत्तर प्रदेश आयोग ने ऑलरेडी लेखपाल वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसका फुल डिटेल वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। भारत का पहला फिनटेक हब किस शहर में बनाया जाएगा? हैदराबाद, भुवनेश्वर, रांची, इंदौर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला फिनटेक हब किस शहर में बनाया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भुवनेश्वर में ये बनाया जाएगा। अब भुवनेश्वर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके उड़ीसा राज्य की राजधानी है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भुवनेश्वर में ही आपके 9 से 10 जनवरी 2025 को प्रवासी दिवस भी यहीं पर मनाया गया। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ध्यान रखिएगा कि प्रवासी दिवस कहाँ पर आपका मनाया गया था इस बार का। तो वो मनाया गया था आपके भुवनेश्वर में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बक्सर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो बक्सर पावर थर्मल प्लांट की बात की जा रही है, किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये बिहार राज्य में आपका स्थित है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी क्षमता की। तो ध्यान रखिएगा, इसकी 2 यूनिटों की स्थापना की जा रही है, जिसकी टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी दोनों यूनिट की? तो क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, ध्यान रखना है। तो ये आपका 1320 मेगावाट यूनिट की इसमें क्षमता हो जाएगी। मतलब अगर 1 यूनिट की बात करते हैं तो प्रत्येक यूनिट कितने क्षमता की लगने वाली है यहाँ पे? तो 660 मेगावाट की लगने वाली है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसकी कॉस्ट की, कितनी लागत लगने वाली है, क्योंकि हो सकता है कि कॉस्ट स्टेटमेंट में आपसे डायरेक्टली पूछ ले। तो यहाँ पर 14,390 करोड़ रुपए इसके लिए अलॉट किए गए हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछा गया है कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत में कहाँ पर किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, इसका आयोजन आंध्र प्रदेश में हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं जो आयोजन हुआ है उसकी थीम क्या है 2025 की। तो एडिशन और थीम दोनों ही देख लीजिए। एडिशन नंबर है आपका 28 और 2025 में इसकी थीम क्या रखी गई है? तो थीम रखी गई है आपके विकसित भारत सिविल सेवा और डिजिटल स्थानांतरण। ये इसके इस बार की थीम रखी गई है, ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट है आपकी थीम, मोस्टली आपकी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थीम से पहले क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अग्नि 5 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसका परीक्षण उड़ीसा में किया गया, इसका निर्माण इसरो के द्वारा किया गया, इसकी क्षमता 5000 से लेकर 5500 किलोमीटर है, इसकी गति 24 मेक है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि अग्नि 5 के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि इसका निर्माण इसरो के द्वारा ना करके किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ध्यान रखिएगा, परीक्षण आपका उड़ीसा में किया गया है, स्टेटमेंट सही है। इसकी क्षमता 5000 से लेकर 5500 किलोमीटर है, इसकी गति इम्पोर्टेंट है 24 मेक की है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025 में भारत की कौन सी रैंक है? 35, 41, 43, 47 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर आपका क्या पूछा गया है? एक
इंडेक्स दे रखा है जिसमें पूछा गया है कि भारत की कौन सी रैंक है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका होगा 2। भारत ने इस बार 41वीं रैंक प्राप्त की है 2025 में इस सूचकांक में। जबकि अगर हम बात करते हैं 2024 में भारत की कौन सी रैंक थी, तो 39th रैंक थी भारत की इस इंडेक्स में। अब हम इंडेक्स की बात करते हैं तो हम बात कर लेते हैं इसका जारीकर्ता कौन है, क्योंकि जारीकर्ता कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इंटरनेशनल IMD के द्वारा इसे जारी किया गया है। अगर हम बात करते हैं प्रथम रैंक किसने प्राप्त की है, तो आपके प्रथम रैंक प्राप्त की है स्विट्ज़रलैंड ने। वहीं एक एक करके अगर हम बात करते हैं टोटल कंट्री कितने इन्वॉल्व होते हैं इसमें, तो 69 टोटल कंट्री इसके अंतर्गत इन्वॉल्व होते हैं। आपके पहला स्थान प्राप्त किया है स्विट्ज़रलैंड ने, जबकि द्वितीय स्थान किसने प्राप्त किया है, तो वो किया है सिंगापुर ने। और थर्ड प्लेस की हम बात करते हैं तो वो किया है आपके हांगकांग ने। अब हम यहाँ पर एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। अगर आपको जो आपके इंडेक्सेस हैं आपके 1 जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के सभी इंडेक्सेस एक वीडियो में पढ़ने हैं, तो ऑलरेडी चैनल पर हमारा वीडियो उपलब्ध है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं सभी सम्मिलित उसके अंतर्गत किए गए हैं, जैसे जारीकर्ता 2024 की रैंक, 25 की रैंक, कौन सा प्रथम स्थान है, कौन सा कैटेगरी कितनी लोअर है, कितनी डाउन है, इस तरह के सभी क्वेश्चन उसके अंतर्गत इन्वॉल्व किए गए हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था भारत की रैंक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 41। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को रूबेला से मुक्त घोषित किया है? वियतनाम, कंबोडिया, नेपाल, म्यांमार, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि हाल ही में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को रूबेला से मुक्त घोषित किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, नेपाल देश को। हम बात कर लेते हैं नेपाल देश की। तो नेपाल देश की राजधानी क्या है? तो राजधानी आपकी काठमांडू है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। हाल ही में नेपाल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। अगर कोई आपसे पूछता है कि एक आंदोलन चला था, वो कौन से देश में चला है? उस आंदोलन का नाम है JNZ। इस आंदोलन किसके खिलाफ चला था? तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ चला था नेपाल में। तो वहाँ पर तख्तापलट भी हो चुका है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 की तिथि को मनाया गया? 29 जुलाई, 11 जुलाई, 23 अगस्त, 29 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 की किस तिथि को मनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 23 अगस्त को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। हम बात करते हैं 2025 में इसकी थीम क्या है। ध्यान रखिएगा, थीम इसकी अक्सर करके पूछी जाती है। तो यहाँ पे थीम रखी गई है इस बार की आर्यभट्ट से गगनयान तक। इस प्रकार की इसकी थीम रखी गई है 2025 में। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका TRE 3 में भी पूछा गया था, जो कि आपके बिहार सरकार की आपकी शिक्षक भर्ती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। किस राज्य सरकार के द्वारा श्रमजीवी योजना को प्रारंभ किया गया? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है कि किस राज्य सरकार के द्वारा श्रमजीवी योजना को प्रारंभ किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है। अब इस योजना के अंतर्गत उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सहायता करना है। क्या सहायता करना है? सहायता होगी, किस प्रकार की होगी? तो फाइनेंस से रिलेटेड सहायता होगी, फाइनेंशियली सहायता आपकी प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत आपको 5,000 रुपये पर मंथ की सहायता प्रदान की जानी है। ये अनाउंसमेंट किया गया है वहाँ के CM ममता बनर्जी के द्वारा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। हाल ही में विनोद पश्चात का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है? राजनीति, खेल, कला, संगीत, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है विनोद पासयात की कि हाल ही में इनका निधन हो गया है, उनका संबंध किससे है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, कला से इनका संबंध है, अर्थात आर्ट से इनका संबंध है। एक एक करके हम बात कर लेते हैं। ये कौन सी भाषा के संगीतकार थे या फिर गीतकार थे, प्रसिद्ध थे, और कहाँ के निवासी हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये संबलपुरी लैंग्वेज,
ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि संबलपुरी लैंग्वेज में ये गाते हैं या फिर इनकी कला इनने विकसित की थी। कौन से राज्य से हैं, तो ये आपके उड़ीसा राज्य से आते हैं, जिन्हें 2024 में ही क्या मिला है, पद्म श्री प्रदान किया गया है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? नई दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा गया है। तो कौन सा सही आंसर होगा, इसके बारे में आपको आइडेंटिफाई करना है आंसर। तो सही आंसर क्या है? नई दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जयपुर। अब हम बात कर लेते हैं एक एक करके। तो जयपुर क्या है आपका? तो राजस्थान की राजधानी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात करते हैं इस प्रतियोगिता से संबंधित चीज़ें, कौन से एडिशन का आयोजन किया गया? तो एडिशन नंबर था आपका 2nd। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे विनर की, तो विनर कौन रहा है? तो मनिका विश्वकर्मा आपकी विनर रही हैं। इनको भूलना नहीं है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आपका। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। पुरुष एशिया हॉकी कप 2025 का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया? पटना, गयाजी, राजगीर, भागलपुर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पुरुष एशिया हॉकी कप 2025 की बात की जा रही है कि बिहार के किस शहर में इसका आयोजन किया गया है। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर करके बिहार में कोई भी चीज़ घटित होती है तो हो सकता है कि वो TRE 1, TRE 2, TRE 3 ऐसे ही आने वाले जो वहाँ पे स्टेट के एग्ज़ाम चल रहे थे उस समय क्वेश्चन पूछे गए थे, और आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहेंगे। सही आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई करना था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, राजगीर शहर में इसका आयोजन किया गया है। अब हम बात करते हैं राजगीर कहाँ पर स्थित है। तो राजगीर आपका स्थित है नालंदा जिले में। ध्यान रखिएगा, राजगीर आपका क्या था और इसका इतिहास बहुत पुराना है, इसलिए एक चीज़ आप याद कर लीजिएगा राजगीर के बारे में। राजगीर को ही हम प्राचीन काल में राजगृह बोलते हैं, और राजगृह क्या था? कैपिटल ऑफ मगध। ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो आपका मगध साम्राज्य था उसकी कैपिटल थी आपकी राजगृह। सही आंसर क्या है आपका? 3 है, राजगृह में इसका आयोजन किया गया है। एक एक करके देख लीजिए और भी चीज़ें इसके अंतर्गत। एडिशन कौन सा था जिसका आयोजन किया गया है? तो 12वें एडिशन का आयोजन किया गया है। कितनी टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है? तो 8 टीमों ने इसके अंतर्गत पार्टिसिपेट किया है। अगर हम मस्कट की बात करते हैं, यानी जो शुभंकर होता है उसकी बात करते हैं, तो वो कौन है? तो वो था आपका चांद। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा या इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी का जो उद्गम है अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नर्मदा नदी का उद्गम आपका अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है। एक एक करके हम बात कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए इसका फ्लो किधर की तरफ जाता है, तो यहाँ से इसका उद्गम हुआ है, जो कि अमरकंटक पहाड़ी है आपकी। अमरकंटक पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके MP में स्थित है, जिसका फ्लो कौन सी तरफ है? तो इसका फ्लो है आपका ईस्ट टू वेस्ट। आपका पानी कहाँ पे ड्रॉप करती है? तो अरेबियन सी में अपना पानी ड्रॉप ये करती है। अदरवाइज़ हम अदर नदियों की बात करें, जैसे क्रम से हम करते हैं, तो पहले सबसे पहले क्या आएगी आपकी? गोदावरी आती है। तो गोदावरी नदी का फ्लो इस तरह से होता है। वहीं आपके 2nd नंबर पर कृष्णा आती है, कृष्णा नदी का भी फ्लो इसी तरह होता है। और उसके बाद आती है आपकी कावेरी नदी का भी फ्लो इस तरह है। यानी ये अपनी पानी को कहाँ पे ड्रॉप करती हैं? बे ऑफ बंगाल में ड्रॉप करती हैं, जबकि नर्मदा आपकी पश्चिम की ओर बहती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 4। निम्नलिखित में से किस शासक को पितृहंता कहा जाता है? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, हुमायूं या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात किसकी की गई है कि किस शासक को आपका पितृहंता कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3,
अजातशत्रु को, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता की मृत्यु करके शासक बना था। किसकी मृत्यु इसने की थी? तो बिंबिसार की इसने मृत्यु की थी। इसका पिता था बिंबिसार, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बिंबिसार के बाद में आपका कौन बना था? अजातशत्रु। और जो इसने कर्म किया था, पिता की मृत्यु की थी इसने, उसी प्रकार इसकी भी मृत्यु इसके पुत्र ने की थी, जिसका नाम है आपका चंदेन करके नाम है इसका, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल के पहले संस्करण, यहाँ पे संस्कृत नहीं है, क्या है आपका? संस्करण है आपका। और कौन सा संस्करण है? पहला संस्करण है। का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर, शिमला, देहरादून, गंगटोक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, जिसका एडिशन नंबर 1 है, जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, श्रीनगर में। तो देखिए एक एक करके देख लीजिए। पहले संस्करण का आयोजन आपका किया गया है, कहाँ किया गया है? श्रीनगर में। श्रीनगर में भी कहाँ पे किया गया है? तो ये आपके डल झील में आपका किया गया है। डल झील आपके कहाँ पर? श्रीनगर में स्थित है। और श्रीनगर किसकी राजधानी है? तो ये आपके कश्मीर की राजधानी है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पहला स्थान किसने प्राप्त किया है इसके अंतर्गत। तो मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ओडिशा ने अपना सेकंड स्थान प्राप्त किया है, और थर्ड स्थान प्राप्त किया है इसके अंतर्गत केरला ने। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 243, 280, 368 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसका गठन किया जाता है। गठन किसके द्वारा किया जाता है ये भी समझ लीजिए। तो राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा इसका गठन किया जाता है। कितने वर्ष के लिए किया जाता है? तो ये प्रत्येक 5 वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है। वर्तमान में कौन सा आपका वित्त आयोग गठित किया गया या फिर कौन सा एक्टिव है? तो 15th एक्टिव है और 16th का ऑलरेडी गठन कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करते हैं तो अनुच्छेद नंबर 124 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपके सुप्रीम कोर्ट के गठन से। वही बात करते हैं अनुच्छेद 243 का, तो इसका संबंध है आपके पंचायत से। अनुच्छेद 368 का संबंध है संविधान संशोधन से। तो ये सभी चीज़ें आपको लर्न रहनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। किस विटामिन की कमी के कारण प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है कौन से विटामिन की कमी के कारण प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5, इनमें से कोई नहीं। जो प्रजनन क्षमता कम होती है वो विटामिन कौन सा है आपका? तो वो विटामिन है आपका ई। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अदर ऑप्शन की बात करते हैं तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ब्लाइंडनेस होती है आपके, यानी रतौनी रोग होता है। वही बात करते हैं विटामिन बी की, तो इसके बेरी रोग हो जाता है इसके कारण में आपका। विटामिन सी की बात करते हैं तो स्कर्वी रोग हो जाता है बच्चों में। विटामिन डी की बात करते हैं तो ये आपका होता है रिकेट्स। तो ये चीज़ भी आपको लर्न करनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस आपका कहा जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ब्लड, डब्ल्यूबीसी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जाती है किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रिया को। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइबोसोम की बात करते हैं, हम गुणसूत्र कहते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये कितने पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके 46 अर्थात 23 जोड़ी। वहीं अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो ये आपका कनेक्टिंग टिश्यू आपका माना जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये भी क्या है आपका एक टिश्यू है। डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सिपाही की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ये हमें
प्रोटेक्ट करती हैं किससे? बीमारियों से। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है? आगरा, कानपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, इसमें एक एक करके सही आंसर देख लीजिए। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए अब हम ऑप्शंस की बात कर लेते हैं तो आंसर भी देख लीजिए। आगरा जो शहर बसा हुआ है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर बसा हुआ है आपका गंगा नदी के किनारे पर। वहीं प्रतापगढ़ की बात करते हैं तो ये आपका सई नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और अयोध्या बसा है आपके सरयू नदी के किनारे पर। इसलिए आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 5। अगर हम गोमती नदी की बात कर लेते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, इस क्वेश्चन को मैं इसलिए इतना डिटेल कर रहा हूँ क्योंकि गोमती नदी से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसका उद्गम हुआ है पीलीभीत जिले में। अब पीलीभीत जिले में से तो हुआ है, लेकिन हुआ कहाँ से है? तो वो हुआ है आपके फूलर लेक से। उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका जो उद्गम है मैदानी क्षेत्र में हुआ है। इसकी अगर लेंथ की बात करते हैं तो वो कितनी है? तो ये इसकी लेंथ है आपकी 960 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश की जो लखनऊ क्या है राजधानी है वो इसी के किनारे पर आपकी बसी हुई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है? अमरकंटक, माउंट आबू की पहाड़ी, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, शिवराय पहाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए माउंट आबू की कौन सी पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, शिवराय की पहाड़ी आपके तमिलनाडु में स्थित है। जबकि अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके एमपी में। माउंट आबू की राजस्थान में स्थित है। एक एक डिटेल आपको देखते जानी है। त्र्यंबकेश्वर स्थित है आपके महाराष्ट्र में। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, शिवराय की पहाड़ी। निम्नलिखित में से किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का औसत आकार सर्वाधिक है? पश्चिमी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का क्वेश्चन पूछा गया है कि किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का जो औसत आकार है वो सर्वाधिक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, पूर्वी क्षेत्र की तरफ। उत्तर प्रदेश को आपके 4 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। पश्चिमी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कहाँ सीमेंट उद्योग नहीं है? अमेठी, प्रतापगढ़, सोनभद्र, बुलंदशहर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है? डायरेक्टली बोला गया है कि सीमेंट उद्योग नहीं है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 4, बुलंदशहर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बुलंदशहर में क्या स्थित है वो भी लर्न कर लीजिए। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का एकमात्र न्यूक्लियर प्लांट है। यहाँ पे क्या है आपका? न्यूक्लियर प्लांट स्थित है, जो कि स्थित है आपके नरोरा में। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। प्रदेश में घुंघरू एवं घंटी उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? मथुरा, एटा, मुरादाबाद, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं। घुंघरू और घंटियों के लिए कौन सा शहर आपका प्रसिद्ध है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मुरादाबाद। मुरादाबाद आपका पीतल के एक वर्क के लिए फेमस है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अदर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो वो भी देख लीजिए। तो मथुरा में आपके पर्यटन के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, जिसमें से वांके बिहारी जी का टेम्पल, राधा रानी का टेम्पल, वृंदावन में निधिवन का टेम्पल, ये सब फेमस हैं। वहीं अगर हम वाराणसी की बात करते हैं तो वहाँ पर भी पर्यटन स्थल है। बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर है, गंगा नदी के किनारे पर है, मडी का घाट है। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके भी आप पढ़ सकते हैं। सही आंसर था यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का कर नहीं है? वाणिज्य कर, आबकारी कर, आयकर, व्यापार कर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है कि कौन सा कर जो टैक्स है वो राज्य सरकार का नहीं है। तो देखिए कोई भी जो टैक्स होता है वो 2 तरीके से लगता है।
एक तो लगाती है आपकी इंडियन गवर्नमेंट और दूसरी लगाती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये कहा गया कि इनमें से कौन सा राज्य सरकार का कर नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3 आयकर। जो कि इनकम टैक्स है वो किसके द्वारा लगाया जाता है, वो लगाया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और कौन कौन से लगाए जाते हैं, एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है इनके द्वारा, सीमा शुल्क लगाते हैं जिसे हम कहते हैं। जबकि राज्य सरकार क्या है, तो आपके वाणिज्य कर, आबकारी, व्यापार कर, ये सब राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इनकम टैक्स। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र कौन सा है, पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र की बात की गई है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3 पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश को हम अगर डिवाइड करते हैं, देखिए इसका मैं छोटा सा मैप बना ले रहा हूँ। यहाँ पर उत्तर प्रदेश आपका इस तरह से है। तो ये जो आपका उत्तर प्रदेश है इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं, इधर का हम पूर्वी क्षेत्र को कंसीडर करते हैं, ये आपका मध्य क्षेत्र है और ये आपका इतना पश्चिमी क्षेत्र है। और ये जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आपका आता है। तो यहाँ पर आपका क्यों समृद्ध है, आर्थिक क्षेत्र आपका फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए नोएडा जैसे शहर आपके इसी तरह बसे हुए हैं, दिल्ली आपका इसी शहर में बसा हुआ है, कुछ ज़िले आपके एनसीआर में आते हैं, इसलिए यहाँ पर इकोनॉमी क्या है आपकी हाई है उत्तर प्रदेश की। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3। प्रदेश के कुल कर्मकारों में से सर्वाधिक प्रतिशत कर्मकार नियोजित हैं, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है किसकी, कुल कर्मकारों की कि सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में आपके लगे हुए हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं वो समझ लीजिए। जो उत्तर प्रदेश का नंबर 1 स्थान है आपका इंडिया में, तो कृषि क्षेत्र में ही है। जैसे टोटल जो खाद्यान्न होता है उसमें उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, आम के प्रोडक्शन में प्रथम स्थान है, आलू के प्रोडक्शन में आपका प्रथम स्थान है, वहीं गन्ना के प्रोडक्शन में भी आपका प्रथम स्थान है। इसलिए सबसे ज़्यादा कर्मकार कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। अगर यहाँ पर हमसे कोई पूछे आपसे कि सर औसत जोत कितनी है यूपी में, तो उसे भी लर्न कर लीजिएगा, 0.71 आपका हेक्टेयर आपके यहाँ पे औसत जोत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है, 5, 7, 6, 7, 8, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आर्थिक क्षेत्र की बात की गई है, जनपदों की संख्या किन में, बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, 7 जिले इसके अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। अब देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र एक्चुअली में है क्या उत्तर प्रदेश का, तो अगर मैं इस तरह से आपका मैप बना देता हूँ तो यहाँ पर आपको देखना है। तो ये जो क्षेत्र है आपके वेस्ट वाला क्षेत्र है आपका, सॉरी साउथ वाला जो क्षेत्र है यूपी का, ये आपके बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। प्रदेश में मूल्य वर्धित कर कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2007, 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2009, 1 अप्रैल 2008, या इनमें से कोई नहीं। तो मूल्य वर्धित कर की बात की गई है, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस, यूपी SSS कई बार आपका पूछ चुकी है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में वैट कहते हैं। कौन सा टैक्स है, वैट है आपका, यानी वैल्यू एडेड टैक्स। प्रदेश में कब लागू हुआ था क्वेश्चन पूछा गया है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1 अप्रैल 2008 को। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग क्या है, केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी के हिस्से में, भूमि राजस्व से, व्यापार कर से, पंजीकरण शुल्क से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार का क्या है, सबसे बड़ा आय का साधन क्या है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, भूमि राजस्व कर से सबसे ज़्यादा टैक्स आता है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बांसुरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, चित्रकूट, पीलीभीत, मथुरा, सहारनपुर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, बांसुरी उद्योग के लिए जो फेमस है वो है ऑप्शन नंबर 2, पीलीभीत।
जबकि मथुरा किसके लिए फेमस है, तो ध्यान रखना पर्यटन के लिए फेमस है, टूरिज़्म के लिए आपका मथुरा फेमस है। वहीं अगर हम सहारनपुर की बात करते हैं तो संतरा के लिए फेमस है, आपका संतरा का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है, प्लस यहाँ पर आपका माचिस का प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है, यानी जो आपका सदियों से चला आ रहा हो ऐसा उद्योग नहीं है। चीनी, सीमेंट, उर्वरक, सूती वस्त्र, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 2, सीमेंट उद्योग उत्तर प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है। निम्नलिखित में से किस उद्योग हेतु फर्रुखाबाद आपका जाना जाता है? कालीन उद्योग, छपाई, फार्मा उद्योग, इत्र उद्योग, कांच उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम बात करते हैं किसकी, फर्रुखाबाद के किस उद्योग के लिए फर्रुखाबाद आपका उत्तर प्रदेश में फेमस है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, छपाई फार्मा उद्योग के लिए फर्रुखाबाद आपका फेमस है। जबकि कालीन उद्योग के लिए कौन फेमस है, तो इसके लिए फेमस है आपका भदोही। लर्न कर लीजिएगा। इत्र निर्माण के लिए उद्योग आपका जो जिला फेमस है वो है आपका कन्नौज। कांच उद्योग के लिए फेमस है आपका फिरोजाबाद। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर आपका 2। उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1965, 1960, 1970, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई है। फिरोजाबाद किसके लिए जाना जाता है? चूड़ी, तंबाकू, ताले, जूते, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फिरोजाबाद क्वेश्चन आपका कई बार पहले भी आ चुका है, तो हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। फिरोजाबाद को हम सुहाग नगरी के नाम से भी जानते हैं। नंबर 1 पॉइंट जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बनता है वो क्या है, आपकी चूड़ियाँ बनती हैं, बैंगल्स बनती हैं, इसलिए हम इसे चूड़ियों का नगर भी कहते हैं। यानी सिटी ऑफ बेंगल के नाम से भी ये जाना जाता है, वर्ल्ड वाइड फेमस है आपका। ये चीज़ आपको याद रखनी है किसके बारे में, फिरोजाबाद के बारे में। वहीं अगर हम ताले की बात करते हैं तो इसके लिए फेमस है आपका उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ नगर। जूते की बात करते हैं तो उसके लिए आपका जाना जाता है आगरा प्लस कानपुर। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका 1। रेनकोट जाना जाता है बिजलीघर, एल्यूमिनियम, सीमेंट, इस्पात, इनमें से कोई नहीं। तो रेनकोट किसके लिए जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहले भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, क्योंकि रेनकोट जो आपका स्थित है कहाँ पर स्थित है, सोनभद्र में स्थित है। और सोनभद्र किसके लिए जाना जाता है, ये चीज़ भी आपको पता रहनी चाहिए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, सीमेंट उद्योग के लिए रेनकोट जाना जाता है। अब सीमेंट उद्योग के लिए रेनकोट के अलावा और कौन आपका कहाँ पर स्थित है वो भी देख लीजिए। आपका रेनकोट स्थित है आपके सोनभद्र में, और सोनभद्र में आपके रेनकोट के अलावा चुर्क भी आपका फेमस है सीमेंट के लिए। चुर्क है आपका, डल्ला है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन गलत युग्म है? कानपुर, चमड़ा, मेरठ, चीनी, वाराणसी, सीमेंट, सहारनपुर, कागज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है कौन सा युग्म गलत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, वाराणसी सीमेंट उद्योग। निम्न में से हींग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हापुड़, जलेसर, हाथरस, संबल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हींग उद्योग के लिए बात की जा रही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, हाथरस आपका हींग उद्योग के लिए फेमस है। इसमें एक शब्द आया है हापुड़। तो हापुड़ क्या है, आपका सबसे छोटा जिला है उत्तर प्रदेश का, अर्थात स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन यूपी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। मात्र 660 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है? रायबरेली, कानपुर, नोएडा, अमेठी, इनमें से कोई नहीं। तो रेलवे कोच फैक्ट्री की बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में ये कहाँ पर स्थापित की गई है। रेल फैक्ट्री से क्वेश्चन आपका पहले भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। उस समय ये क्वेश्चन आपके कंडक्टर वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा, रायबरेली में इसकी स्थापना की गई।
निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? जूते चप्पल का, मिट्टी के बर्तन का, रबड़ उत्पादन का, खेल के सामान का, या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पहले आ चुका है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, खेल के सामान के लिए आपका मेरठ प्रसिद्ध है। जूते चप्पल के लिए फेमस है आपका आगरा है। मिट्टी के बर्तन के लिए आपका खुर्जा है, और रबड़ उत्पादन के लिए आपका मुरादाबाद है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर, लखनऊ, नोएडा, आगरा, इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, कानपुर में। सॉरी, आज हमारे 39 क्वेश्चन ही है, 40 क्वेश्चन इसमें एब्सेंट है। अब यहाँ पे डिटेल आप देख लीजिए, क्योंकि आपके देखिए कुछ चीज़ें इन्फॉर्म कर देनी थी आपको। UPSSC के द्वारा आपका नोटिस निकाल दिया गया है किसका? लेखपाल भर्ती का, जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे थे। तो लेखपाल भर्ती ऑलरेडी आपकी निकल चुकी है, ये चीज़ आपको याद रखना है। नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है। एक एक करके हम डिटेल में इसकी बात कर लेते हैं। इसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो कब से स्टार्ट हो रही है? तो फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो रही है आपकी 28 दिसंबर से। ये डेट आप लर्न कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट डेट है आपके लिए। जबकि आप कब तक इसमें करेक्शन कर पाएंगे? तो 4 फरवरी तक इसमें करेक्शन कर पाएंगे। 28 से लेकर 27 जनवरी तक ये फॉर्म भरे जाएंगे 2026 तक। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं, जो कि आप पहले से देख चुके हैं इसके अंतर्गत, तो टोटल जो वैकेंसी है आपकी वो है 7,994 वैकेंसी, जो कि बहुत बड़े अमाउंट में आपके लिए वैकेंसी आई हुई है। फॉर्म कौन फिल करेगा? ये क्वेश्चन अक्सर करके बच्चों के दिमाग में आता है। तो वे बच्चे जिन्होंने UPSSC PAT 2025 का एग्ज़ाम दे रखा है और उनके नंबर प्लस में आ रहे हैं, चाहे 1 से लेकर 100 तक नंबर हों, वो सब बच्चे इसको फॉर्म को फिल कर देंगे। फीस मात्र आपकी 25 रुपये लग रही है। कट ऑफ क्या होगी क्या नहीं होगी ये भविष्य की बात है, हम बाद में इस पर डिस्कस करेंगे। अभी आपका काम ये है कि लेखपाल का फॉर्म आप फिल कर लीजिए। जब भी आपके लिंक एक्टिव हो, हम लिंक एक्टिव हो गए तो इसको हम स्टेटमेंट, यानी जो आपके स्टेप बाय स्टेप जिसे हम कहते हैं, फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा, हम आपसे बात इस पर करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जिस तरह से आपके लेखपाल का फॉर्म आया है, इसका सिलेबस बहुत मुझे अच्छा लगा कि सिलेबस इस बार चेंज कर दिया गया है, यानी सभी के पास मौका है सिलेक्शन लेने का। सिलेबस चेंज होने से ये चीज़ आपके लिए बेनिफिट हुई है। इसके सिलेबस जो चेंज हुआ है इस पर भी हम बात करेंगे, एक एक टॉपिक वाइज। उस पर रिवीजन सीरीज भी हमें लेके आनी है आपके लिए, जिससे कि आप इजीली लेखपाल में बन सको। बहुत बड़ा अमाउंट है और 2027 में आपका इलेक्शन है, इसलिए यूपी सरकार इस भर्ती को ज़्यादा वेट नहीं कराएगी। 2026 में ये कंप्लीट हो जानी है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।